हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्यालय परिचारिका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। इसमें जो है 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 30 मैथ के होंगे और 30 हिंदी के होंगे। तो मैथ वाले हम सबसे लास्ट में करेंगे और जो जीएस है उससे स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया, अपना अपना एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के बाद वाला अफ्रीका हो जाएगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का जो किला है उसको अकबर ने बनाया था। और आप ये भी याद रखिएगा, जो आगरा का किला है उसे ही हम लोग लाल किला भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है वो 1895 से लेकर 1900 ईस्वी में हुआ था, उसी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का सफल जो है वो फसल गेहूं से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ गोसाई थान की चोटी, गोसाई थान की चोटी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल था वह 1952 से लेकर 1962 के बीच में था। ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ये जो मनरेगा है उसका आरंभ कब हुआ था? तो ये मनरेगा का जो आरंभ हुआ था वो 2005 में हुआ था। और ये मनरेगा एक स्कीम है जिससे जो गरीब घर के परिवार होते हैं उसमें कोई एक आदमी को 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है सरकार की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? जो ग्रे क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। फतेहपुर सिकरी किस शहर के पास है? फतेहपुर सिकरी जो है वो आगरा के पास है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बिहार का जो है सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है वो किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं? बिहार के जो लोकसभा है उसमें 40 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद है उनके लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयदेव। क्वेश्चन नंबर 45, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्वालिटी इसका एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 45। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबिया की जो राजधानी है वो हो जाएगा बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी जो है वो बोगोटा में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कांतिरवा कांतिरवा स्टेडियम कहाँ है? कांतिरवा स्टेडियम कहाँ है? तो ये हो जाएगा अपना कर्नाटक, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है जो कर्नाटक के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं जमशेदपुर को कहा जाता है, जहाँ पर हमारे टाटा कंपनी जो जमशेद टाटा जी हैं उन्होंने टाटा का स्थापना किया था। और ये जो है वो झारखंड के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन 50 देखते हैं। महावीर का निर्वाण स्थल, महावीर का जो है निर्वाण स्थल पावापुरी कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा वो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पंडित शिवशंकर कौन सा विद्या यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? पंडित शिवशंकर जी जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सितार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। फ्लाइंग एंड द पुअर, फ्लाइंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक जो है वो बी एस मिन्हास है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल है, निम्नलिखित में से जो है कौन है जो द्विक्षारीय अम्ल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो H2SO4 जो है वो द्विक्षारीय अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना गया है? पर्यावरण स्नेही मतलब कौन सा जो ऐसा फ्यूल है जो पर्यावरण का हित में है, मतलब उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है उसको? तो ये जो हो गया वो उसको कहेंगे हम लोग, ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, द्रव्य पेट्रोलियम गैस। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, स्पीडित प्राकृतिक गैस। तो इसको हम लोग CNG भी कहते हैं, समझे? वो इसी का साइंटिफिक पूरा नाम बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। बाहरी कान कहलाता है, कान का जो बाहर का जो परत है मतलब बाहर वाला, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है कर्ण पल्लव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से
मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वन, दूसरा है सोपानी कृषि, तीसरा है जल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो प्रमुख कारण है ना जो मिट्टी का काटने का, वो हो जाता है जल। जल के बहाव के साथ बहुत सारा मिट्टी कट के चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो है वो लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब है स्विच जो कौन से तार में लगाए जाते हैं, ठंडा गर्म जो होता है ना, तो स्विच आप याद रखिएगा जो हमेशा है वो गर्म तार में ही लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, 7, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। हाँ, इसको इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम किसका उपयोग करके उसे देखते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का जो है हम उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है? चेरो जनजाति जो है वो कहाँ की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? प्रेस मतलब वही मीडिया, उसका जो जनक है भारत में वो जेम्स ऑगस्टन हॉकी को क्या कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। और क्वेश्चन नंबर 62, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी है जो वो कोलंबो हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। कुद्रेमुख जो है एक बहुत महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, मतलब ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। ये जो है लौह माइन मतलब लोहा का खदान है कुद्रेमुख, वो कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना वो डिगबोई में स्थित है। ये असम में है, और सबसे पहला यही पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कांडला पतन किस राज्य में है? कांडला पतन जो है वो किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का कार्य कौन करता है? जो चुनाव होता है, चुनाव में जो वोट पड़ता है उसका कार्य कौन करता है? तो इसका हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, वो चुनाव आयोग करेगा, न राष्ट्रपति, न राज्यपाल, न मुख्यमंत्री करेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहते हैं वो हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो लोकतंत्र का जो है वो सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों को स्वतंत्र महसूस करवाता है, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर हम लोगों का जो है वो जीएस खत्म हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग हिंदी का स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन है वही देखते हैं। ये क्या है? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्मात्मा का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो संधि विच्छेद वो धर्म जोड़ धन आत्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, समाज के कुल कितने पद होते हैं? समाज के कुल कितने पद होते हैं? तो समाज के 2 पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला जो है वो कौन सा समास है? तो यज्ञशाला तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 74 में है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। तो 74 से 70 तक गद्यांश वाला है, तो ये आप लोग कोई भी आसानी से 77 से लेके 80 तक कर लेगा। हम लोग 81 का करते हैं। तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? कर्मवाचक, भाववाचक, कृतवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा भाववाचक। तुमसे बोला नहीं जाता, ये भाववाचक कर्म का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो डैश होगा, वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा व्यंजना शक्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? त वर्ग तगन में कितने लघु और गुरु वर्ग होते हैं? तगन में जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, 2 लघु और 1 गुरु वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणः किसका कथन है? काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणः किसका कथन है? तो यह जो हो जाएगा वामन, ऑप्शन ए, इनका कथन है। क्वेश्चन नंबर 85, विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के जो है वो कितने भेद होते हैं? तो विभाव के टोटल 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विभाव के जो है 2 भेद कौन कौन होते हैं अगर वो जानना है तो एक हो जाता है आलम्बिन विभाव और एक हो जाता है उद्दीपन विभाव। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं।
बोले वचन मनुज अनुसारी, बोले वचन मनुज अंसारी किसने कहा है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान राम जी ने बोला है। बोले वचन मनुज अनुसारी भगवान जी का वचन है। क्वेश्चन नंबर 86, रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होती है? रुबाई में जो है वो कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होती है? तो इसमें जो हो जाएगा तीसरी पंक्ति जो है वो स्वच्छंद होती है। क्वेश्चन नंबर 88, दोनों को एक ही काम मिला में कवि किस दोनों को एक ही काम मिला में कवि किस और की बात कर रहा है? तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किस्मत का बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, जिम्ना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिम्ना शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है, जिम्ना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 89 पर थे हम लोग। जिम्ना शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसका जो है निर्भय जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 91, कौन सा शब्द अशुद्ध है? सृष्टि, पूज्य, सहास, प्रादेशिक। तो हमको लग रहा है इसमें जो ऑप्शन ए है 91 नहीं, लेकिन shit, हाँ क्वेश्चन नंबर 89 देख रहे थे। जमीन का शब्द का तो जिम्ना शब्द का जो अर्थ है वो भोजन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसमें जो निर्भय ऑप्शन बी हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से जो शब्द है वह साहस जो है वह अशुद्ध शब्द होता है, अशुद्ध शब्द है इसमें। 92, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो इनमें से पुल्लिंग शब्द जो है वो दंड जो है वो पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं, कौन सा मुहावरा सही नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बरस पड़ना, ऑप्शन बी अब तब होना, ऑप्शन सी अब तब करना, ऑप्शन डी अंक टूटना। तो इसका जो ऑप्शन डी और जो हो जाएगा अंक टूटना, ये कोई मुहावरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है, वो किस एक में यन स्वर संधि है? ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन से में यन स्वर संधि है? तो इसका जो हो जाएगा अन्वय जो ऑप्शन बी है इनमें यन स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हाँ, आत्मकथ्य किस कवि की रचना है? आत्मकथ्य किस कवि की रचना है? तो आत्मकथ्य जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, नीर का निर्माण फिर किसकी कथा है? नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा ये। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, कितना है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, ये कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार जो है इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी दिनकर जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वो जो है वो बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? तो इसका जो है 1908 में हुआ था। इनका जो जन्म 1908 में हुआ था। और इनकी जो निधन है, इनका जो निधन हो गया था वो हो गया था, इनका जो निधन 24 अप्रैल 1947 में हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारे जो तीनों हैं वो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसमें जो है वो सरोज, पंकज, अरविंद, ये जितने भी हैं ये सब कमल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन, आइए अपना हिंदी का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका जो जहर प्लस इला जहरीला हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब हम मैथ का देखते हैं, आइए मैथ का देखते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 1, चलिए यहाँ से देखते हैं मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, एक नाव की गति धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर घंटे है और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में उस नाव की कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगी? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, जैसे ही विपरीत रहता है तो इसको 32 + 28/2 कर देंगे ना, 60/2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर का आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1% का आधा है, तो 1% मतलब क्या होता है? 1/100 = 1%, उसका आधा मतलब इंटू 0.5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.005। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये थोड़ा लंबा में बनेगा तो इसको पकड़ते हैं बढ़िया से, और क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, x का 20%, 20 का होता है 1/5 होता है, आपको ही पता है, और y का 30%, y 30, तो यहाँ पर 3/10 लिख सकते हैं y का, ठीक है।
3/10। तो x/y अगर आपको लिखिएगा तो ये आपको आ जाएगा काटने से 3 बनती है 15, 3:2 आ जाएगा x/y में। जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाई और जेड का लेते हैं इसमें। तो वाई का जो, अरे यार, वाई का जो 30% है 3/10, ये जो जेड है तो जेड 1/6 है। तो इसका भी सॉल्व अगर करिएगा ना तो y/z का जो है वो आ जाएगा, वैल्यू का आ जाएगा 5:9 आ जाएगा, 5:9 आ जाएगा। ये दोनों, ये 1 हो गया, इसको 2 मान लीजिएगा, और ये दोनों को अगर आप कंपेयर करिएगा तो ये दोनों है, तो इसको एक शॉर्टकट होता है, जैसे 3:2 और 5:9। तो इधर से इधर वाले को, इधर से इधर वाले को इंटू कर देते हैं, 5×3 = 15, 5×2 = 10, ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा 9×2 = 18। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक पंसारी ने 80 किलोग्राम चीनी इतना रुपये में खरीदा और 16 रुपये के भाव से 120 ग्राम चीनी और खरीदा, और उसको 16% प्रॉफिट करके बेचना है, तो कितना रुपये किलोग्राम से बेचेगा। तो पहले इसका सीपी देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। सीपी जो है वो कितना में खरीदा है, 80 रुपये से खरीदा है, 80 × 30.50, 80 × 30.50। तो इसको हटाते हैं, पहले इधर करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और इसको जो ऐड करेंगे वो हो जाएगा 120 × 160। तो इसका जो टोटल आंसर हो जाएगा, इसको करिएगा तो 3000 हो जाएगा, 3000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोला है, इसको 16% पर बेचना है प्रॉफिट में। तो 16% प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट सीपी का ही प्रॉफिट ना करेगा, तो उसका एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3000 × 116/100। ये 100 से 2 0 कट जाएगा, इसको इंटू कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3480। इसका मतलब टोटल सीपी इतना हो गया। अब हम इसमें बोला क्या है, निकाल कि वो कितना प्रति किलो बेचेगा। तो प्रति किलोग्राम के लिए आपको क्या करना होगा, 3480 ये जो टोटल रुपया में बेचा, और ये कितना टोटल वेट 120 किलोग्राम इधर और 80 किलोग्राम, 120 किलोग्राम इधर, 80 किलोग्राम इधर, तो ये हो जाएगा 200। ये 0 से ये 0 कटेगा, और इसको अगर पूरा ऐसे करिएगा तो 17.40 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चीनी की कीमत में 6.1/4 की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 kg अधिक खरीद सकता है, 1 kg अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले, मतलब 1 किलो, हाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो दाम घटा है, 1 kg का जो दाम घटा है, नया मूल्य, जो नया मूल्य है वो इक्वल टू घटा दाम है, समझे। जो दाम घटा है वो उसी के बराबर है। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 120 रुपया था, 120 रुपया में इतना परसेंट, इसको पूर्णांक तोड़िएगा कैसे करके तो 6.25 आ जाएगा, और परसेंट है तो 100 तो नीचे आएगा ही। और इसको अगर पूरा ऐसे करिएगा तो टोटल काट कूट के आ जाएगा कितना आपको, 7.5 रुपीज़। इतना रुपया आ गया नया वाला। लेकिन हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है कमी से पहले वाला दर। तो कमी से पहले वाला जो दर है, तो कमी से पहले वाला दर कितना हो जाएगा, तो कमी से पहले वाला हो जाएगा 7.5 इंटू ऊपर में 100 अपॉन, ये हो जाएगा पुराना वाला है 100 माइनस 6.25, 6.25 यहाँ पे आ जाएगा। इसका जो ऐसे आ जाएगा, इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो इसको 8 रुपया करके आ जाएगा, 8 रुपया पर केजी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 रुपये पर केजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x + y = 10, y + z = 19, z + x = 21। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, टोटल सबको पहले जोड़िए देते हैं एक के बारे से, x + y + y + z + x, ये सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x, 2 कॉमन, x + y + z, ये आ गया, ठीक है। इस सबको अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 21, 19, 10, 21, 10, 31, 31, 9, 40, 10, 50, ये हो जाएगा 50। 2 से काटिएगा इसको तो हो जाएगा 25। इससे हमको जेड का वैल्यू पूछा है, तो अगर जेड इक्वल टू देखिएगा तो 25 माइनस x + y आ जाएगा यहाँ पर। तो x + y का वैल्यू कहाँ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 25 माइनस 10 तो इक्वल टू 15 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। 2x + 3y = 34, x + y = 13, y = 8। तो हमको इसका वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हो y का वैल्यू 8 दिया हुआ है और x + y का 13। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, 13 - 8 तो इक्वल टू 5 जो है ये x का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5y है, तो 5y का वैल्यू कितना है, तो 8 + 7 × x कितना है, तो 5।
8 पंचे 40 प्लस 35 7 बचे 35 35। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक आदमी साइकिल से जाने में और कार से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह अपने जाने के केवल साइकिल का प्रयोग करे तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक समय लगेगा। उसे आने जाने में कार से कितना देर लगेगा? तो यहाँ पर हमको दिया गया है क्वेश्चन, पहले देखते हैं। कार प्लस साइकिल, इसका कितना दिया हुआ है टोटल? तो कार प्लस साइकिल का जो है वो टोटल दिया हुआ है, यहाँ आधा क्वेश्चन नीचे छूट गया ना। 6 घंटा 30 मिनट है। सी प्लस सी वाई 6 घंटा 30 मिनट। अगर वो केवल साइकिल से जाता, समझ रहे, अगर वो सिर्फ साइकिल से जाता तो उसको 2 घंटा 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगता है इसमें। तो इसमें वो 2 घंटा 10 मिनट और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा तो सिर्फ सी वाई हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, तो इसको 6 4 8 घंटा 40 मिनट इक्वल टू सी वाई प्लस सी वाई, मतलब साइकिल से सिर्फ गया वो सी वाई प्लस सी वाई 8 घंटा 10 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, ये 40 मिनट है। तो इतना हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि दोनों साइड से कार से आने जाने में कितना समय लगेगा। तो जो इसमें जो कार से जो आने जाने में समय लगेगा, तो ये 8 घंटा तो हो गया दोनों साइड के साइकिल का। तो इस 6 घंटा में से अगर हम एक साइड के साइकिल का घंटा घटा दें तो इसका आ जाएगा। तो इसका एक साइड का साइकिल का कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो आधा कितना होगा, 4 घंटा 20 मिनट एक साइड का हो गया। इसमें से अगर 4 घंटा 20 मिनट माइनस करते हैं हम तो हमको कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 घंटा और 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट। इसका दुगुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन